टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस इशूड बाय अ कंपनी। नाउ एक एक करके मैं तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा। जोमेटो का बताऊंगा, ठीक है ना, बहुत सारे कंपनीज का, हर एक टाइप का कोई ना कोई मैं तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जरूर बताऊं। लेकिन क्विकली प्रोस्पेक्टस क्या होता है हम समझेंगे, ठीक है। सपोजिटली ए लिमिटेड कंपनी है, वो शेयर्स बाजार में लाती है पब्लिक के लिए। पब्लिक अप्लाई करेंगे शेयर्स के लिए ए लिमिटेड का। जो डॉक्यूमेंट वो लोग भरेंगे या जो फॉर्म भरेंगे पब्लिक टू अप्लाई टू द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड को प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक है। सो पब्लिक को शेयर्स खरीदना है तो जो फॉर्म भरना पड़ेगा टू अप्लाई फॉर शेयर्स, उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस या मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस मेरे पिछले वीडियो में मैंने डिटेल बताया है। तो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एक एक करके देखेंगे। पहला है एवरेज प्रोस्पेक्टस। ना एवरेज प्रोस्पेक्टस सबसे पहले क्या होता है, इन ब्रीफ छोटा सा रहता है। पब्लिक ऑफर यदि कंपनी करती है तो उसके लिए रहता है। मैं तुमको एक लाइव केस बता रहा हूँ एवरेज प्रोस्पेक्टस का। ये एवरेज प्रोस्पेक्टस लाया है डीजे मीडिया प्रिंट एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने। ये शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कंपनी ने। आईपीओ समझ में आता है ना, जब एक कंपनी पहली बार शेयर्स बाजार में लाती है उसको क्या बोलते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। और एक शेयर का दाम कितना है? 10 रुपया, उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू, ठीक है। सो कंपनी ने क्या किया है, 26 मार्च 2020 को लाया। इश्यू क्लोजिंग डेट मार्च 31 रखा हुआ है। सो प्रोस्पेक्टस का शॉर्टन्ड वर्जन इज एवरेज प्रोस्पेक्टस। देखो 8 पेज का प्रोस्पेक्टस है। जब हम आगे बढ़ेंगे शेल प्रोस्पेक्टस देखेंगे तो ये 1000 पेज का जाएगा। ये एवरेज प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस का छोटा वर्जन है। इसमें शॉर्ट में देखो कौन है ऑडिटर, बैंक्स, शॉर्ट में उन्होंने बताया रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी का ऑडिटर कौन है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन है, एप्लीकेबल नहीं है, पूरा एक लिस्ट उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सो ये जो पहला प्रकार है एवरेज प्रोस्पेक्टस, उन्होंने दे हैव केप्ट इट शॉर्ट अराउंड 8 पेजेस। हालांकि आज की तारीख में 99% कंपनी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लाती। ये क्या है मैं थोड़ी देर में बताऊं। सो एवरेज प्रोस्पेक्टस शेल्फ ऐसा सोचो समरी रहता है, शॉर्ट में 7-8 पेज का समरी रहता है जो कंपनी लाती है। लेकिन शेल्फ प्रोस्पेक्टस, अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस होता क्या है, तुमको पहले मैं लाइव लेके जाता हूँ फिर बताता हूँ। ये रहा तुम्हारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लाया। कितने पेज का है देखो, 1000 पेज का है। अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है मुझे बताओ? 22-23। सपोजिटली आज की तारीख क्या है? 28/9/2022। अभी वो लोग पूरे साल में और 1-2 बार पैसा लाना चाहते हैं। सो 27/9/2023 तक व्हाट दे विल डू, ये पूरा डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस है। इसमें फुल डिटेल्स आया है ऑफ अराउंड 1000 पेजेस। तो कंपनी को सपोजिटली दिसंबर में और कुछ पैसे की जरूरत है तो उनको रजिस्ट्रार के पास नया प्रोस्पेक्टस लाने की जरूरत नहीं है। सो ये जो प्रोस्पेक्टस है, ये प्रोस्पेक्टस वैलिड है 1 साल के लिए। मतलब कंपनी डिड नॉट इश्यू प्रोस्पेक्टस अगेन एंड अगेन। तो शेयर प्रोस्पेक्टस वो ऐसा प्रोस्पेक्टस है कि आज कंपनी ने शेयर से 1000 करोड़ लाया, लेकिन उसको 6 महीने बाद और 200 करोड़ की जरूरत है, तो वापस पूरा प्रोस्पेक्टस की प्रक्रिया वो टाइम लेता है। तो कंपनी जब शेयर प्रोस्पेक्टस लाती है तो वो 1 साल के लिए वैलिड रहता है, और 6 महीने बाद उनको पब्लिक से पैसा लेना है तो यही प्रोस्पेक्टस लीगली वैलिड रहे। लेकिन एक बात बताओ, मैं वापस से उसमें जाता हूँ और तुमको कुछ बताता हूँ। आज की तारीख क्या थी, वापस एक बार बोलना। 28/9/2022। अभी ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा 27/9/2023। अच्छा, कंपनी को बीच में पैसों की जरूरत पड़ती है February 1 को, February 1, 2023। क्या उनको अलग से प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत है? फिर नहीं, क्योंकि इन लोगों ने ये 1 साल के लिए वैलिड प्रोस्पेक्टस फाइल किया है। लेकिन रजिस्ट्रार कंपनी से एक सवाल पूछेगा कि 28/9 से February 1 कितने महीने हो गए? करीबन 5 से 6 महीने हो गए। डू यू एग्री?
कंपनी में कुछ तो थोड़ा बहुत बदलाव आया होगा, बदलाव तो आया होगा ना थोड़ा बहुत। तो रजिस्ट्रार बोलेगा इसको, कंपनी को, तुमने जो प्रोस्पेक्टस फाइल किया है वो 1 साल के लिए वैलिड है, लेकिन 3-6 महीने बाद जब तुमको और भी पैसा चाहिए तुम नया प्रोस्पेक्टस फाइल मत करो, लेकिन ये जो 6 महीने बाद तुमको वापस पैसा चाहिए, ये 6 महीने में जो बदलाव हुआ ये हमको बताओ। फाइनेंशियल स्थिति में कुछ बदलाव हुआ, क्या हुआ? तो वो बदलाव के लिए कंपनी को सिर्फ उतना बदलाव का एक इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा जिसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बोलते हैं। मतलब शेल्फ प्रोस्पेक्टस ओरिजिनल वैलिड था, है 1 साल के लिए, लेकिन 3-6 महीने बाद जब और पैसा चाहिए तो कंपनी कौन सा डॉक्यूमेंट लाएगी? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये रजिस्ट्रार को बताने के लिए कि ये पूरे साल के लिए वैलिड है, लेकिन ये 6 महीने का बदलाव, और इस बदलाव को क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। आया समझ में? हो सकता है कि कुछ नया एसेट्स गिरवी रखा हो, कुछ और कर्जा लिया हो, ये सब बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रार को तो अप टू डेट रहना पड़ेगा ना, रजिस्ट्रार को थोड़ी पता तुमने क्या चेंज किया, वो तो कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सो शेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 साल के लिए वैलिड है, लेकिन चेंजेस शुड बी इन्फॉर्म टू द रजिस्ट्रार बाय फिलिंग अप अ फॉर्म, क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंपनी ने कुछ गिरवी रखा हो उसको चार्जेस बोलते हैं। आज के तारीख में 99% कंपनीज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लाती है। ठीक है, अभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मैं डिटेल में चर्चा करूंगा तुम्हारे साथ। नाउ मेरे पास रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का एक डिटेल में देख रहा हूं, आई थिंक ये जोमेटो, ठीक है, ये 420 पेज का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। अब ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये पूरा रीड करने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मुझे एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला है जिसकी मदद से मैं तुमको बताऊंगा। नाउ जोमेटो का ले लो। जोमेटो का इनकॉर्पोरेट किस नाम से हुआ था? फूडीबे ऑनलाइन सर्विसेज। कब हुआ था? जनवरी 8, 2010। बाद में उन्होंने अपना नाम बदला था और क्या रखा था? जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। नाउ इसके शेयर्स पब्लिक में थे? नहीं थे। अब जोमेटो ने किसको खरीद लिया था? उबर ईट्स को खरीद लिया था। इट वॉज अ बिग डील, 5,000 करोड़ का वो डील था, जहां तक मुझे लगता है 5,000 करोड़ का मैं खरीदा था। तो अभी जोमेटो को पैसों की और जरूरत थी, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बाजार में शेयर्स लाया, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लाया। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? मेरे पास एक समरी है, ये समरी में मैं बताता हूँ। ठीक है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या होता है? इसमें कंपनी का इश्यू डेट क्या था बताओ? 14 जुलाई, और 3 दिन का उन्होंने ओपन रखा था, जुलाई 14 से जुलाई 16 ये शेयर्स बाजार में लाया, और जो प्रोस्पेक्टस लाया था उसको क्या बोलेंगे? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये 420 पेज का, ये बताने जाओ तो मुझे 10 घंटा लगेगा, लेकिन व्हाट आई विल डू इज इसका शॉर्टन वर्जन यहाँ पे है ना। उनका शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 1 रुपया। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अभी देखो प्राइसेस दो है, 72 टू 76। 72 को मैं लिख देता हूं इधर तुमको, ये जो है ना 72, ये जो प्राइस है इसको फ्लोर प्राइस बोलते हैं, फ्लोर प्राइस, ठीक है, और ये सीलिंग प्राइस बोलते हैं 76। तुमने ऑक्शन सुना है, बोली लगाना? और ये जो 72 76 के बीच में है प्राइस बैंड, क्या बोलते हैं? ये तुमको 12th में है, बट 3rd चैप्टर एसपी में है। तो अभी जोमेटो ने पब्लिक को, ये जोमेटो ने पब्लिक के लिए शेयर्स आईपीओ लाया। अब पब्लिक को अप्लाई करना है, कम से कम कितने शेयर्स अप्लाई करना है? 195। लेकिन पब्लिक को बोली लगानी है, ये बोली कितने की लगेगी? पब्लिक के पास ये है, देखो 72, 73, 74, 75, 76, 1 2 3 4 5। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में प्राइस स्टार्टिंग में तय नहीं होता। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जोमेटो ने किस दाम से लाया वो प्राइस अनाउंस ही नहीं किया। ये अनाउंसमेंट होगा
जुलाई 16 के 2 से 3 दिन बाद करीबन जुलाई 19 को के आसपास अनाउंसमेंट होगा, ठीक है। तो जब उन्होंने लाया तो पब्लिक बोली लगाएगी। सपोजिटली एक आदमी ने कितने लॉट खरीदने पड़ेंगे, कम से कम 195, उसने 195 की बोली लगाई, 195 इंटू 72 जो भी रकम आएगा एक्स रकम, ठीक है। नाउ एक्चुअली एक्स के बजाय 14,000 के आसपास आता है, 13, 14, 15,000 के आसपास आता है, ठीक है। एक लॉट तुम 195 में ही अप्लाई कर पाओगे, तुम 50, 100 में नहीं, ठीक है। 195 का ही लॉट खरीद पाओगे, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा। सो इफ यू वांट टू बाय 2 लॉट्स, 195 प्लस 195 कितना हुआ, 390 इंटू 72 का तुम बोली लगाओगे, ठीक है। सो तुमने 72 का बोली लगाया, तुमने पे किया 14,000 रुपया, लेकिन 16 के बाद में जुलाई 19 को जोमेटो ने प्राइस तय किया 76, ठीक है। तो तुमने कम की बोली लगाई थी ना, तो तुम्हारा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करने का, कभी भी हाईएस्ट का बोली लगाने का, 76 का। तो तुमने पे करना चाहिए था 195 इंटू 76 जो भी रकम आए। अच्छा, जोमेटो ने 76 के हिसाब से तय किया तो तुमको मिलने का चांस रहता है। अब बीवाईके में 1000 सीट्स है, लोग कितना अप्लाई करते, 5000 लोग, सबको तो मिलता नहीं है। सब लोग ने 76 के हिसाब से उनको कितना पैसा चाहिए था वो भी मैं बताता हूँ। जोमेटो को कितना पैसा चाहिए था, देखो 9,375 करोड़ चाहिए था, और उनको बोली कम से कम 2 लाख करोड़ का पैसा आया था करीबन, तो 1,90,000 करोड़ उनको लौटाना पड़ेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो शॉर्ट में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में दाम तय नहीं रहता है स्टार्टिंग, वो एक 2 प्राइस बैंड देते हैं, एक लोअर और एक हायर, पब्लिक बोली लगाती है, फिर जोमेटो प्राइस तय करता है, उस प्राइस से कम जिसने भी अप्लाई किया उनके शेयर्स रिजेक्ट हो जाते हैं। 76 का प्राइस, तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यदि व्हाट अबाउट दोस पीपल जिन्होंने 72 और 76, व्हाट अबाउट जोमेटो ने 72 में प्राइस तय किया, जोमेटो ने 72 में प्राइस तय किया, तुमने ज्यादा के लिए अप्लाई किया ना, तो तुम्हारा शेयर रिजेक्ट नहीं होगा। तुमको यदि शेयर दिया जाएगा तो तुमको 4 रुपया पर शेयर रिफंड होगा। मतलब तुमने 76 का बोली लगाया और 72 हुआ तो तुमको मिलने का चांस है, पर तुमने 72 रुपीज का बोली लगाया, बोली मतलब ऑनलाइन फिल किया, और 76 में प्राइस तय हुआ तो तुम्हारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आईपीओ में जो प्राइस बैंड रहता है, कभी भी कौन सा लगाने का, हाईएस्ट लगाने का। आईपीओ का क्लोजिंग डेट क्या था, जुलाई 16, उसके 2-3 दिन बाद करीबन 19 तारीख को वो लोग प्राइस बताते हैं, फाइनलाइज करते हैं कि 76 है क्या, 75 है क्या, 74 है, जो भी वो लोग प्राइस तय करते हैं। तब तक ये प्राइस तय नहीं रहता। जुलाई 14 से जुलाई 16 किसी को पता नहीं था कि प्राइस कब तय रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्लियर दिया है, आईपीओ बिड डेट जुलाई 14 सवेरे 10 बजे से शुरू होगा, जुलाई 16 शाम को 5 बजे खत्म होगा। एक्चुअली 5 बजे नहीं, दोपहर को 2 बजे लगभग खत्म हो जाता है, ऑनलाइन करना है ना 2 बजे खत्म हो जाता है। और फिर इन लोगों ने रिटेल इन्वेस्टर्स, लेकिन तुमको 12th में तुम्हें ये सब बताऊंगा। अच्छा, जोमेटो क्लोजिंग डेट अलॉटमेंट जुलाई 22 को हुआ, यदि किसको एक्स्ट्रा पैसा आया ये कैंसिल हुआ तो उसको रिफंड हुआ, और जुलाई 23 को शेयर बाजार में खरीदी बिक्री शुरू हुआ, उसको लिस्टिंग बोलते हैं। देखो जुलाई 14 से जुलाई 23 9 दिन में खत्म कर दिया। एक जमाने में इंडिया में 120 दिन लगता था, अभी 9 दिन में हो जाता है। 4 महीने से ज्यादा लगता था एक जमाने में, अभी 9 दिन, और ये और कम होगा, 8-7 तक आ जाएगा। इतना फास्ट, तुम्हारा जनरेशन बहुत अच्छा देखेगा। सब ऑनलाइन है ना, सब ऑनलाइन है। इसका प्रोसेस में नहीं बता रहा हूँ 12th में, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। सिर्फ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तुमको समझ में आया क्या है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस है जिसमें जोमेटो ने पूरा डिटेल दिया है, बोली लगाने का ये सब बोला है, ये सब डिफाइन किया है, और पूरा प्राइस बैंड दिया है, कंपनी के बारे में बताया, प्रॉफिट लॉस के बारे में बताया, डायरेक्टर्स के बारे में, आगे कोई इन्वेस्टर है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, ये सब मतलब पब्लिक को पता होना चाहिए। और ये फ्री ऑफ चार्ज देना पड़ता है, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रेड हेरिंग। कोई क्वेश्चन तुमको? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के तारीख पे 99% ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस था जो मैंने बताया ना, 72 to 76 तुम बोली लगाते हो, इस कंसेप्ट को बुक बिल्डिंग बोलते हैं। एक और है फिक्स प्राइस मेथड, लेकिन हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, जो 12th में वो 11th में नहीं सिखाना चाहते,
वो 12th में हम डिटेल में सिखाते हैं, 4th चैप्टर में आएगा, ठीक है। 3rd और 4th चैप्टर में दोनों मिलकर है, 4th तो डिबेंचर है 3rd चैप्टर। नेक्स्ट, पहले 3 क्लियर है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आगे बढ़ो, लेटर ऑफ ऑफर। नाउ ये भी, इसके बारे में भी चर्चा करता हूं। राइट्स इश्यू, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स बाजार में है। पहले उसका नाम क्या था? रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड था। उसके पहले प्राइवेट लिमिटेड था, फिर नाम हुआ रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, फिर अभी क्या नाम है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नाम। अभी उन्होंने जियो कंपनी शुरू किया, जियो के शेयर्स पब्लिक में नहीं है, ठीक है। अब जियो के लिए उन्होंने 2.5 लाख करोड़ का कर्जा लिया था। अब क्या हुआ, 2.5 लाख करोड़ का 10% भी ब्याज पकड़ो तो साल का कितना हुआ? 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ले गूगल, तुझे 1%, 2%, 5,000 करोड़ गूगल ने दिया, फेसबुक ने दिया, ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा उन्होंने लिया, ठीक है। तो उन्होंने ऑफर लेटर दिया, जैसे सेलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर कौन कौन था जियो में? गूगल था, ठीक है, गूगल इससे सब जानते हैं, फेसबुक था, और भी बहुत सारे थे। ऑफर लेटर उनको दिया और उनको 5-5, 10-10 हजार करोड़ के शेयर्स दिए। अब क्या होता है, रिलायंस के करीबन 32 लाख शेयर होल्डर्स है, 30, आंकड़ा तो बदलते रहे। अभी डू यू एग्री कि अपन ने रिलायंस का मेमोरेंडम में देखा था कि उसका शेयर कैपिटल कितने का है? 15,000 करोड़, जिसमें इक्विटी शेयर 14,000 करोड़ है। और इफ यू रिमूव 1 जीरो फेस वैल्यू तो 1400 करोड़ शेयर्स मार्केट में है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर करूं तो रिलायंस के कितने शेयर्स मार्केट में है? 1400 करोड़, 1400 करोड़ शेयर्स। अब उन्होंने, उनको और शेयर्स के पैसे चाहिए थे, तो जो 32 लाख शेयर होल्डर्स है, ठीक है, 1400 करोड़ में से कुछ फॉरेनर्स है, कुछ है, तो सपोजिटली मैं इसको, ये आंकड़ा को 1000 करोड़ समझ पकड़ता हूँ रफली। तो इनको और पैसा चाहिए था, ऐसा सोचो, करीबन 50,000 करोड़ चाहिए था। तो रिलायंस क्या करेगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाएगा, ठीक है। ये जो 1000 करोड़ जो रिटेल इन्वेस्टर्स है ना, एक एग्जांपल लेता हूं तो तुमको समझ में आएगा। तुम्हारा कॉलेज में तुम 12th पास हो, तुम बीकॉम करना चाहते हैं तुम्हारे कॉलेज से, दूसरे कॉलेज के भी अप्लाई करते हैं, तो तुम्हारा कॉलेज BY के कॉलेज है, तो किसको प्रायोरिटी देगा? पहले तुमको ही देगा। तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स है 32 लाख, रिलायंस उनको एक लेटर ऑफ ऑफर देगा कि हमको 50,000 करोड़ चाहिए, और क्या तुम लोग जिन्होंने ऑलरेडी शेयर्स खरीदा है और शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो वो जो शेयर है उसको राइट्स शेयर या राइट्स इश्यू बोले। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किया जाता है, और ये हमेशा लेने का, क्योंकि उस समय रिलायंस का शेयर का दाम कुछ 1200 रुपए था और उन्होंने 125 रुपए डिस्काउंट में दिया। तुम आज लो और बाद में बेच दो। लॉजिक समझ में आ रहा है? तुमको 1 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। कुछ साल, बहुत साल पहले टाटा स्टील का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 600 था, उन्होंने राइट्स इश्यू लाया था 300 रुपए में। शेयर होल्डर जिनके पास थे वो तो गजब मजा आ गया, वो उनको 300 का लो और बाद में बेच दो। तो जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लेटर भेजा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? लेटर ऑफ ऑफर। कि क्या तुम शेयर खरीदोगे? उसमें एक और खासियत है, ये एक्चुअली 12th में, बट आई कीप इट शॉर्ट, कि तुमको नहीं खरीदना, तुम्हारे पास 100 शेयर है और 1:1 है, तो तुमको 100 पे 100 शेयर ऑफर कर रही है। समझ में आ रहा है? तो तुमको नहीं खरीदना तो तुम अपने फ्रेंड को भी दे सकते हो खरीदने के लिए। ये क्वेश्चन था। तुम अपने माता पिता किसी और को भी दे सकते हैं, और तुमने नहीं लिया तो रिलायंस पब्लिक से उठा लेगा पैसा। लेकिन कोई भी गधा होगा जो नहीं लेगा। 100-125 रुपए का डिस्काउंट है ना भाई,
अच्छा डिस्काउंट में मिल रहा तो क्यों छोड़ने का, राइट्स इश्यू मिला तो तुमको खुश हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डिस्काउंट रेट में देती है, 10 से 15% डिस्काउंट में आराम से तुमको ऑफर आएगा। उसमें भी रिलायंस ने टाइम दिया था, अभी 10-20% दो या 50% दो, बाकी का 50% 6-8 महीने बाद। क्या गजब फैसिलिटी दिया था रिलायंस। तो जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से नया पैसा चाहिए, जिसको राइट्स इश्यू बोलते हैं, तो लेटर ऑफ ऑफर जाता है, और जो ऑफर लेटर उन्होंने लाया था, जिसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं ना, गूगल, फेसबुक, बहुत सारे अच्छे अच्छे ग्रुप्स थे, उनसे पैसा लिया, उन सबको क्या दिया होगा, ऑफर लेटर। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कौन सा लेटर दिया होगा, कंफ्यूज नहीं करना, लेटर ऑफ ऑफर और ऑफर लेटर में फर्क है, उल्टे शब्द है लेकिन फर्क है। ये राइट शेयर को है और ये प्राइवेट प्लेसमेंट, सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल। तो इस प्रकार से अपना ये टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस जो मैंने तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ दिया, ये खत्म।